नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर के क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 13 मई 13 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो जल्दी से दोस्तों आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और दोस्तों, जैसा कि कल 14 मई है और कल बहुत से लोगों का यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा, तो जो लोग भी यूपी पीसीएस के एग्जाम कल देने जा रहे हैं तो उनको सभी लोगों को आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स मूड में एग्जाम दीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों ने काफी मेहनत किया है, आपका एग्जाम भी बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने सेशन पे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। केंद्रीय मंत्री का ऑप्शन है, ठीक है, सभी केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें देखिए महिला एंड बाल विकास मंत्री है दोस्तों स्मृति ईरानी, उनके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया गया है। देखा जाए इस अभियान के तहत लगभग जो 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन केंद्रों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखभाल के लिए पूर्व स्कूल में बदलने का लक्ष्य रखा गया। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में दोस्तों जहां पे सिर्फ पोषण की जो है गतिविधियां होती हैं, यहाँ पे ना सिर्फ पोषण के साथ साथ बल्कि बच्चों को देखिए जाए तो शिक्षा भी प्रदान किया जाएगा, उनको पढ़ाया भी जाएगा। किसमें दोस्तों? तो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, जैसे 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों की। यहाँ पे अभियान के देखा जाए तो बच्चों को पूर्व शिक्षा के अवसर प्रदान करने पर यह अभियान पूरी तरीके से केंद्रित होगा। जैसा कि नई शिक्षा नीति आई है दोस्तों 2020 की, और इसी शिक्षा नीति के अनुरूप देखा जाए तो 3 से लेकर के 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को पोषण के साथ जो है वो पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, उद्देश्य की दोस्तों बात की जाए तो न केवल आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण केंद्र बनाना, बल्कि देखा जाए शिक्षा प्रदान करने वाला केंद्र भी बनाना। ध्यान रखिएगा, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ साथ शिक्षा प्रदान करना जो है इस अभियान का, ठीक है, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का लक्ष्य उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया गया है स्मृति ईरानी जी के साथ, ठीक है, के द्वारा। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि संबंधित है दोस्तों देश से कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब दोस्तों मनाया गया? अभी हाल ही में ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, साथ ही साथ जो है आंसर भी क्या करिए, और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? 12 मई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे देश में नर्स हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए पेंडेमिक में इन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है सराहनीय कार्य किया, इन्होंने बहुत ही योगदान दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए इन्हीं नर्सों की जो सेवाएं हैं उनको सम्मान देने के लिए हर साल जो है विश्व भर में क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नर्स डे जो है मनाया जाता है 12 मई को। दोस्तों 12 मई को जानते होंगे, आपको पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस एक इटली का, ठीक है, शहर है, वहां पे जो है जो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी, ठीक है, जिनको हम कहते हैं लेडी विद द लैम्प। ठीक है, जिनको कहा जाता है कि ये आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक, प्रसिद्ध अंग्रेजी समाज सुधारक और साथ ही साथ सांख्यविद की जो है सांख्यविद थी, और इन्हीं की जयंती, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो है डेट ऑफ ईयर था 12 मई, जिस कारण से इस दिन को जो है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने नर्स के रूप में, ठीक है, बहुत सारा समाज में कार्य किया, समाज सुधार। ठीक है, इस साल के दिवस की बात किया जाए तो क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो विश्व के कई सारे अस्पताल हैं वो 6 तारीख से लेकर के यानी कि 6 मई से लेकर के 12 मई तक अंतरराष्ट्रीय नर्स सप्ताह भी मनाते। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए, चूंकि हमने बात की अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, आप मुझे बताइए राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें कब मनाया जाता है नेशनल नर्स डे। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? आइए कुछ और भी दिवस देख लेते हैं, जैसे कि 11 मई को हमने मनाया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में बनाया 11 मई को। वही देखा जाए इस साल की थीम क्या थी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की? तो स्कूल टू स्टार्टअप्स, ठीक है, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, ये इस साल की थीम थी। वही देखा जाए
जाए 10 मई को दोस्तों हमने क्या मनाया, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, अन्य दिवस की बात की जाए तो 8 मई को दोस्तों विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया गया, और 20 यहाँ पे 7 मई को दोस्तों विश्व एथलेटिक्स डे के रूप में हमने मनाया, और ये सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ दिवस के बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किस सरकार के द्वारा किया गया है, और ये अपनी तरह का पहला जो है ये फ्रेमवर्क है दोस्तों, ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे तेलंगाना सरकार की दोस्तों बात करें तो देखिए जो लक्ष्य रखा है कि रोबोटिक पारिस्थितिकी तंत्र में खुद को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना। और इतना ही नहीं दोस्तों, जितने भी भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें देखा जाए तो रोबोटिक के क्षेत्र में खुद को आगे अग्रणी रखने के रूप में स्थापित करने के लिए ठीक है तेलंगाना सरकार ने ठीक है राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया। और ध्यान रखिएगा इस तरह का फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला तेलंगाना जो है, इस तरह की नीति लॉन्च करने वाला अपने पहला जो है राज्य बना है देश में। इस पहल के तहत देखा जाए तो फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए सरकार द्वारा तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा। तो रोबोट के क्षेत्र में कितने नए नए जो है इनोवेशन नवाचार लाया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, ये सारे सेंटर जो है तेलंगाना में बनाए जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए तो इसके तहत देखा जाए तो बुनियादी ढांचे तक पहुंच, व्यापार सक्षमता, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, कुशल कार्यबल के विकास और जिम्मेदार तैनाती के प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, ये सेंटर। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रोबोटिक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है तेलंगाना। आइए कुछ और भी यहाँ पे करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो अन्य राज्यों से संबंधित है। जैसे कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। वही बात करें तेलंगाना में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया किससे, देखिए तेलंगाना की ही एक यूनिवर्सिटी है वॉक्सन यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये पीसीएस में पूछा जा सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय ने ठीक है पहली बार जो है जल शक्ति जनगणना जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा वाटर बॉडी सेंसस लॉन्च किया है कि किस स्टेट में बहुत ज्यादा वाटर बॉडीज हैं। तो वाटर बॉडी सेंसस लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार। और इस सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज किस स्टेट में दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल में है, इस सेंसस में बताया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 7 लाख ठीक है, देखा जाए लगभग 7.5 लाख बॉडीज जो है वाटर बॉडीज हमें देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल बहुत ही ज्यादा है। सेकंड प्लेस पे देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश है, और फिर आंध्र प्रदेश जो आता है वो तीसरे स्थान पे आता है वाटर बॉडीज के मामले में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में हमें लीस्ट वाटर बॉडीज देखने को मिलती है दोस्तों, तो सिक्किम जो है जहां पे सबसे कम जो है वाटर बॉडीज देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि इंक्रोचमेंट की वजह से किस राज्य ने अपनी वाटर बॉडीज को सबसे ज्यादा खोया है दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा लगभग 15,000 वाटर बॉडीज को उत्तर प्रदेश ने जो है खो दिया है इंक्रोचमेंट की वजह से। सेकंड पेज पे दोस्तों जो आता है वो आता है तमिलनाडु आता है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस रिपोर्ट को अपना कहीं पे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 में कितने वीरता पुरस्कार ठीक है शौर्य चक्र कीर्ति ठीक है जो यहाँ पे शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र प्रदान किए, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा 37। ठीक है, 37 पुरस्कार प्रदान किया गया वीरता पुरस्कार। तो यहाँ पे देखा जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों जैसा कि 9 मई को ठीक है नई दिल्ली में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो कर्मी हैं उनको 37 जो है वीरता पुरस्कार प्रदान किया है। इसमें 37 में देखिए 5 जो है यहाँ पे मरणोपरांत सहित 8 कीर्ति चक्र और 5 मरणोपरांत सहित देखा जाए तो 29 शौर्य चक्र जो है वो शामिल है। बात करें दोस्तों इन चक्र के बारे में, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ ठीक है और 26 जनवरी 1950 की बात है जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय जो है 26 जनवरी 1950 को प्रारंभिक 3 वीरता पुरस्कार जो है वो स्थापित किए गए थे। कौन कौन से थे दोस्तों, ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और इन्हें देखा जाए तो ये माना ये जाता है, भले ही स्थापित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब से ये जो है तीनों वीर चक्र जो है वीरता चक्र को प्रभावी माना जाता है। इसके बाद देखा जाए तो
1952 की बात है। कुछ और भी जो है वीरता पुरस्कार को स्थापित किया गया, जिसमें से देखा जाए तो अशोक चक्र वर्ग 1 है, अशोक चक्र वर्ग 2 है, अशोक चक्र वर्ग 3 जो है स्थापित किया, और इन्हें भी 15 अगस्त 1947 को जो है प्रभावी माना गया। बात करते हैं परमवीर चक्र दोस्तों, तो ये भारत का सर्वोच्च शौर्य जो है सैन्य अवार्ड है। आपसे पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में कि सबसे जो है सर्वोच्च जो है पुरस्कार कौन सा है सेना का, तो ये परमवीर चक्र है। और इसका देखा जाए दुश्मनों की उपस्थिति में 3 उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए से प्रदान किया जाता है। वही देखा जाए आगे चल करके जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का देखिए नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? अशोक चक्र कर दिया गया, कीर्ति चक्र कर दिया गया और शौर्य चक्र कर दिया गया। ठीक है, तो इनका इतिहास थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वही बात देखा जाए जो सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर दोस्तों होता है वो राष्ट्रपति होता है, और इसी कारण से राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितने पुरस्कार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा सक्षम सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो सक्षम सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये दोस्तों किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें हम आइए इसके बारे में, अगर हम देखें तो यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा देखिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। ठीक है, ये लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नाम क्या है दोस्तों? सक्षम। ठीक है, सक्षम है ये, मतलब सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देना। तो एक तरीके से ऑनलाइन माध्यम जो है, ऑनलाइन माध्यम से जितने भी स्वास्थ्य क्षेत्र के जो लोग हैं, ठीक है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो पेशेवर है, उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना, यही सक्षम का क्या है? उद्देश्य है। यहाँ पे देखा जाए ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसका जो शुभारंभ किया गया है, जो स्वास्थ्य सचिव है दोस्तों राजेश भूषण, उनके द्वारा किया गया है। और यहाँ पे जितने भी भारत के जो सभी स्वास्थ्य पेशेवर है, विशेष करके दोस्तों देखा जाए जो रिमोट एरिया में है, जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो दूरस्थ क्षेत्रों में, जो दूर दराज के क्षेत्रों में है, उनपे जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से क्या किया जाएगा? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां पे जो उनके स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं, उनको जो है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र, ठीक है, जो है चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने किया जाएगा, और इससे संबंधित ये मंच है सक्षम। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को जो विकसित किया गया है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान जो कि नई दिल्ली में है, उसके द्वारा इसको क्या किया गया? इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया। ठीक है, सक्षम ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का ये प्लेटफॉर्म है। नाम क्या है? सतत प्रबंधन। ठीक है, सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए, ठीक है, उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देना। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ और भी चीजें देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी, जो कि मंत्रालय से संबंधित है। यहाँ पे पूछा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के 7 राज्यों में पीएम मित्रा योजना, ठीक है, पीएम मित्रा स्कीम लागू करने की घोषणा की गई? तो किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। अब आप मुझे बताइए कौन से 7 राज्य है जहां पे पीएम मित्रा स्कीम को जो है लागू किया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा, पीएम मित्रा पार्क। ठीक है, और इसका मुझे फुल फॉर्म भी बताइए। अगला है पर्यावरण मंत्रालय ने सुरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया नील कुरिंजी को। नील कुरिंजी को सुरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया। ये देखिए 12 साल में खिलने वाला एक बार ये फूल है। अगला है कवच 2023 आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। तो किसके द्वारा आयोजित दोस्तों? कवच 2023 तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। वही बात करें प्रज्वला चैलेंज जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा दोस्तों? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने समन्वित पेट्रोल कारपेट का 35वें संस्करण का आयोजन किया है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, समन्वित पेट्रोल के 35वें संस्करण का आयोजन। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है थाईलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय नौसेना और साथ ही साथ जो रॉयल थाई सेना है उनके बीच में देखिए 3 मई से लेकर के 10 मई तक, ठीक है, भारत थाईलैंड समन्वित पेट्रोल थाई, ठीक है, इंडो थाई कारपेट का 35वां संस्करण आयोजित किया गया। और ऑब्वियसली कोई भी अभ्यास होता है तो उसके पीछे ये जरूर महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो जिन देशों के बीच में ये अभ्यास हो रहा है उनके बीच में, ठीक है, संबंध को मजबूत करना। चूंकि ये नौसेना अभ्यास है इसलिए ये दोनों देशों के बीच क्या करेगा? समुद्री संबंध को मजबूत करेगा। और विशेष करके देखा जाए तो हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसमें शामिल है। भारत थाई कारपेट की बात करें तो ये दोनों सेनाओं के बीच समझ और अंतरक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ 2005 से द्विवार्षिक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं
कुछ और भी अभ्यास, जैसे कि हाल ही में 10वीं द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स का आयोजन हुआ है। किसके किसके बीच में? भारत और श्रीलंका। आप यहाँ से इस तरह अनुमान लगा सकते हैं, एसएल यानी कि श्रीलंका, आईएनएस यानी कि इंडिया, और ईएक्स यानी कि एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और नेपाल, माफ करिएगा, श्रीलंका और भारत के बीच में होने वाला अभ्यास क्या है? श्रीलिंक्स है। वहीं भारत और अफ्रीका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अफेंडिस 2023 का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे में। अगला है 26 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक जो है खाड़ी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास 23 का जो है भाग लिया। किसने भाग लिया? आईएनएस त्रिकंद ने जो है इसमें भाग लिया। और अगला है भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। कहाँ दोस्तों? ये मुंबई में किया है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने कितने वर्ष पूरे जो है कर लिए? तो 3 योजनाएं थी, इनको एक साथ शुरू किया गया था और इन्होंने हाल फिलहाल में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, दोस्तों इन्होंने 8 मई को जो है 8 वर्ष पूरे, 9 मई को जो है 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये जो तीनों योजनाएं हैं दोस्तों, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 9 मई 2015 को किया गया था। कहां से किया गया था? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता से किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आइए एक एक कर इन योजनाओं के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, चूंकि ये एक बीमा योजना है और ये बेसिकली देखिए असंगठित क्षेत्र, ठीक है, तो यह जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए जो है वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, असंगठित क्षेत्र याद रखिएगा, ये सबके लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लगे हुए जो लोग हैं उनके लिए ये बीमा यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत देखा जाए तो यहाँ पे वृद्धा, यहाँ पे जो है सरकार जो है साथ ही साथ अटल पेंशन योजना का जो शुभारंभ किया था, ये ध्यान रखिएगा ये एक पेंशन योजना है। तो वृद्धावस्था में एक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों प्रधानमंत्री बीमा जो है ज्योति बीमा योजना बात की जाए तो ये 1 वर्ष में एक बार भुगतान सिर्फ करने वाली योजना है और इसका प्रति वर्ष क्या किया जाता है? नवीकरण किया जाता है, ठीक है, नवीनीकरण किया जाता है। इसके तहत देखा जाए जो वार्षिक प्रीमियम देना पड़ता है दोस्तों वो 436 रुपए का वार्षिक प्रीमियम होता है। और अगर किसी कारण जिसका बीमा हुआ है अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में जो है 2 लाख रुपए की जो राशि होती है उस मृतक के परिवार को दी जाती है। ठीक है, 2 लाख रुपए दी जाती है। साल में कितने का होता है दोस्तों? 436 रुपए। वही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात किया जाए इसको भी वर्ष में एक ही बार भुगतान करना पड़ता है और हर साल एक बार किए, फिर 2 साल, फिर नेक्स्ट साल उसका क्या होगा? नवीकरण है, ठीक है, नवीनीकरण होगा। और इसमें भी जो बीमा प्रीमियम दिया जाता है जो है प्रति वर्ष उसमें 20 रुपए, ठीक है, इसमें। और अगर किसी कारण से दुर्घटना के कारण अगर बीमित जो व्यक्ति उसका वो मर जाता है, ठीक है, दिव्यांग हो जा रहा है, ठीक है, अगर अपाहिज हो जा रहा है या फिर वो मृत्यु हो जा रहा है तो उसके परिवार को भी 2 लाख रुपए जो है वो प्रदान किया जाएगा। वही अटल पेंशन योजना की दोस्तों बात की जाए तो 40 वर्ष तक जो है इसमें आप जो है जितना हो सकता है जो है आप अपना योगदान दे सकते हैं। और जब 60 वर्ष जो है आपकी उम्र हो जाएगी तो उसके बाद जो है 1000 से लेकर के जैसा भी आप योगदान दिए होंगे तो 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक का जो है मासिक पेंशन दिया जाएगा अटल पेंशन योजना के तहत। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये तीनों योजनाएं कैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अगले साल कार्बसार जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये एक जासूसी उपग्रह है कार्बसार जो कि ब्रिटेन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटेन की कंपनी है, जो कंपनियां ये ब्रिटिश कंपनियां, ठीक है, क्या नाम है? सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम। ये जो है अगले साल बिल्कुल एक कम लागत के रडार उपग्रह है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं मिलकर के। और ये ध्यान देगा नाम क्या है? कार्बसार नामक, ठीक है, उपग्रह। और ये ब्रिटेन की जो जासूसी क्षमता है उस जासूसी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है इसको डिजाइन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इस समय यूक्रेन का संकट चल रहा है और ऐसी स्थिति में तकनीकी के महत्व को बहुत देखा गया इस दौरान। और ये जो है ये जो उपग्रह जो लॉन्च किया जाएगा इसका उपयोग जो रूसी स्थान है उन रूसी स्थानों की निगरानी के लिए किया जाएगा। ठीक है,
आइए यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो है न्यूज देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था जो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ था, उसकी मेजबानी देखिए जर्मनी ने किया है। कहाँ पे आयोजित हुआ था? बर्लिन, ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। पहला संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन जो आयोजित किया गया था दोस्तों किस शहर में? तो न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। वहीं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों, कहाँ? ब्रिटेन में किया गया। अगला है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। कहाँ किया? युगांडा में किया। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। क्या नाम है दोस्तों? अजय वॉरियर 2023। ये देखा जाए ये 7वां संस्करण था, संस्करण भी पूछता है। तो ये 27 से लेकर के 11 मई, ठीक है, 27 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक आयोजित हुआ। कहाँ हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी प्लेन्स में जो है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अभ्यास में देखा जाए तो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, ठीक है, यानी कि भारत और ब्रिटेन, उनके बीच में ये द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास था। इसमें देखा जाए तो भारत की एक पैदल सेना कंपनी और साथ ही साथ ब्रिटेन की जो है सेना की समान शक्ति की एक इकाई की भागीदारी इसमें देखने को मिली है। वहीं देखा जाए दोनों देशों की जो सेनाओं ने यहाँ पे कठिन परिस्थितियों में संयुक्त सैन्य अभ्यास को चलाने के लिए एक दूसरे के हथियारों, युद्ध रणनीति, उपकरण और प्रक्रियाओं का क्या किया? अभ्यास किया है, ठीक है। तो अजय वॉरियर जो अभ्यास हुआ ये 7वां संस्करण था, यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ है, ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच। अन्य अगर अभ्यास की बात करें भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला, तो देखा जाए नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है कोणकण, वही वायुसेना अभ्यास है जिसका नाम है इंद्रधनुष, ठीक है, ये अभ्यास किए जाते हैं। आइए आज के लास्ट हम चलते हैं दोस्तों एमसीक्यू पे कि भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? दोस्तों ये की जाएगी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यूपी स्पेशल है, तो उत्तर प्रदेश में पॉड टैक्सी परियोजना शुरू की जाएगी। देख सकते हैं इस तरह की ये टैक्सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेवर, जैसा कि आपको पता है 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 2 जो हवाई अड्डों का कार्य जो है वो निर्माणाधीन है, यानी निर्माण चल रहा है। एक तो आपका जेवर हवाई अड्डा, ठीक है, दूसरा देखा जाए अयोध्या में, ठीक है, पुरुषोत्तम श्री राम जो है उनके नाम पे ये हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो नोएडा में जो है, जेवर में जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और फिल्म सिटी, ठीक है, जैसा कि नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित की जा रही है, उनके बीच में जो है अपनी तरह की ये पहली पॉड टैक्सी प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो पहली जो है पॉड टैक्सी सेवा जो शुरू की जाएगी वो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सूचकांक भी देखा जाए, उसमें देखा जाए तो यमुना प्राधिकरण ने देश की पहली पर्सनलाइज्ड, ठीक है, पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट परियोजना से संशोधित डीपीआर और बोली दस्तावेज को हरी झंडी दे दिया है। और जैसे ही सरकार जो है इससे मंजूरी मिलने के बाद इसका जो पॉड टैक्सी का निर्माण जो है वो कार्य शुरू हो जाएगा। तो पहली पॉड टैक्सी जो चलाई जाएगी वो ध्यान रखिएगा नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में, ठीक है, जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में दोस्तों सबसे पहला फैक्ट्स है कि गुसी ने अपनी पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। दोस्तों किसे बनाया है? आलिया भट्ट को बनाया, ठीक है। वही देखा जाए एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की गई, कहाँ की गई? दक्षिण कोरिया में की गई। आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह, ठीक है, ध्यान रखिएगा जगह, यहाँ पे भारत पे की जगह ली है किसने दोस्तों? मास्टर कार्ड ने, ठीक है, ये जगह थी। वही देखा जाए हाल ही में मैक्सिको के महान फुटबॉलर जिनका निधन हो गया, क्या नाम है? ठीक है, एंटोनियो गार्बलेज जो है इनका नाम है, ये फुटबॉलर थे। वही सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया किसने? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। दोस्तों फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, लेकिन हाँ जो लोग कल का एग्जाम देंगे पीसीएस का वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उनका एग्जाम कैसा हुआ। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।